नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग फिर सोल्व करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ मॉडल पेपर की आंसर की। आज का अपना मॉडल पेपर होगा थर्ड। दो मॉडल पेपर अपन ने पहले ही सोल्व कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सीएचओ मॉडल पेपर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको हर एक मॉडल पेपर जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये पेपर आप सभी को 6:30 बजे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर मिल ही गया है। काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिए हैं, अच्छे जवाब भी दिए हैं। और जिनके जो भी जवाब है वो एक बार फिर से मैच कर लीजिए इस आंसर की में कि आपके कौन कौन से जवाब आपने क्या दिए हैं। ठीक है, जिनके पास ये पेपर नहीं पहुंचा है वो टेलीग्राम में जाए और वहाँ पे हमारे चैनल का नाम डालिए नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को वहाँ पे ऐड कर लिए। वहाँ पे आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट ये है कि जो भी ग्रुप के अंदर है उन सभी को 6:30 बजे ये पेपर दिया जाता है। उसके बाद आप अपने आंसर्स जो है वो आप ग्रुप के अंदर डालते हैं, लेकिन 5 से 7 कैंडिडेट ही डालते हैं। क्यों भाई? आप सभी को या तो आते नहीं है या फिर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितना आपको आता है उतना ही उनको आता है जो जवाब देते हैं। तो आप भी दिया करो, कम से कम अपना लेवल तो चेक करो। वहाँ पे एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है जितना हम आपको इस पेपर में देते हैं। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स जो है वो पुटअप ज़रूर कर दिया करो ग्रुप के अंदर। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला सवाल जो आपको इस पेपर में दिया गया था, पहला सवाल बिल्कुल ईजी सवाल है। द नर्स ऑब्टेन्स द ब्लड प्रेशर ऑफ सेवरल एडल्ट्स, व्हाट ब्लड प्रेशर रिजल्ट कॉजेज द मोस्ट कंसर्न। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने 4-5 लोगों का क्या किया है, ब्लड प्रेशर चेक किया है। सेवरल बोला है इन्होंने, सेवरल एडल्ट्स, तो एडल्ट्स उनका आपने क्या किया है, ब्लड प्रेशर चेक किया है। तो मान लीजिए कि 4-5 पेशेंट्स का आपने क्या किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। देन आपको ये पूछना चाह रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है ब्लड प्रेशर वो कंसर्न आप करोगे, मतलब उनको आप जो है हल्के में ना लोगे। पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर किससे ज़्यादा आ जाए, मतलब वो पेशेंट की कंडीशन क्या है, थोड़ी सीरियस है। तो 4-5 लोगों के आपने ब्लड प्रेशर लिए और आपके सामने कुछ फाइंडिंग दे रखी है, इनमें से कौन सी जो फाइंडिंग है वो कंसर्नेबल है। तो देखिए, फर्स्ट है 102/70, नेक्स्ट 140/90, नेक्स्ट 125/85, नेक्स्ट 118/75। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जो पेशेंट है उसकी अगर, या कोई पर्सन है जिनके आपने 4 लोगों की, मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर आपने चेक किया, चारों की ये फाइंडिंग आपको देखने को मिली। तो ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं ए, सी एंड डी, ये तो क्या है, ठीक है। यानी कि हाइपोटेंशन हो सकता है, लेकिन इनसे कोई ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को या पर्सन को नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कंसर्नेबल है वो कौन सी है, सेकंड वाली। यानी कि जो पेशेंट है वो हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज में जा रहा है, HTN यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वो फर्स्ट स्टेज के अंदर है। 140/90 अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो इस पेशेंट को ज़रूर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A client friends with a meningioma and symptom of increased intracranial pressure, which manifestations should a nurse at least expect to find on assessment of this client। बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको मेनिंजियोमा हुआ है। आप वर्ड के अंदर ही सब कुछ छिपा होता है। देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, OMA, ओमा है ना। ओमा का मतलब क्या होता है, ट्यूमर। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो कहाँ की है, मेनिंजेज की। यानी कि मेनिंजेज में क्या हुआ है, ट्यूमर। तो यहाँ पे मेनिंजियोमा है एक पेशेंट को। और मेनिंजियोमा अगर हुआ है तो पेशेंट में कौन से सिम्टम्स आएंगे, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मतलब ICP जो है वो बढ़ा हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो मैनिफेस्टेशंस आपको दे रखे हैं ABCD, इन मैनिफेस्टेशंस में लिस्ट एक्सपेक्ट सबसे कम जो है कौन सा मैनिफेस्टेशन इस पेशेंट में या इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है हेडेक, नेक्स्ट वॉमिटिंग, नेक्स्ट पायरिक्सिया, नेक्स्ट पैप्लेडिमा। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। अगर पेशेंट ICP बढ़ा हुआ है किसी भी पर्सन का जिसको मेनिंजियोमा हो रखा है, उसमें पायरिक्सिया बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 100 पर्सन थे जिनको मेनिंजियोमा हो रखा था और उनका ICP बढ़ा हुआ था, तो 100 में से 5 से 10% ऐसे होंगे जिनको पायरिक्सिया हो सकता है। बाकी ये जो 3 ऑप्शंस है, हेडेक, वॉमिटिंग एंड पैप्लेडिमा, ये तो हर एक पर्सन को होगा ही होगा। तो ये आपको पूछा गया यहाँ पे लिस्ट एक्सपेक्ट सबसे कम कौन सा मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे पायरिक्सिया जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेप्लेडिमा का मतलब होता है कि स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, मतलब जो ऑप्टिक डिस्क है
वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, किसकी वजह से? इंक्रीज आईसीपी यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से। अब आप सभी को पता है कि अगर आईसीपी बढ़ेगा तो हेडेक भी होगा और पर्सन को वॉमिटिंग भी होगी। तो ये तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है। कौन सा लिस्ट है? तो पायरेक जी आपको आंसर में कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स मस्ट कलेक्ट द following specimens, which specimen collection does not require the use of surgical aseptic technique। यहाँ पे देखिए नर्स जो है वो क्या कर रही है, कुछ स्पेसिमेन कलेक्ट कर रही है। आप क्या कर रहे हैं, एज ए नर्स स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिमेन के नाम दे रखे हैं। यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से स्पेसिमेन कलेक्शन में आप सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा आपको पूछा गया। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसा सैंपल कलेक्शन होगा जिसमें आप सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट, नेक्स्ट है स्पेसिमेन फॉर थ्रोट कल्चर, नेक्स्ट है यूरिन फ्रॉम रिटेंशन कैथेटर, नेक्स्ट है एक्सुडेट फ्रॉम ए वुंड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो आपने क्या आंसर किया है कमेंट बॉक्स में डाल दो। यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही जवाब है, स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट। मतलब स्टूल का जो स्पेसिमेन लेते हैं इसके लिए सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे मतलब जो सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक है वो यूज़ नहीं करते हैं अगर कोई स्टूल का स्पेसिमेन लेना हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 40-year-old मैन वर्किंग इन कोल माइन सिंस 15 ईयर्स डेवलप, यहाँ पे कफ है, यहाँ पे क्या है, कफ डिस्निया ऑन एक्सर्शन एंड चेस्ट पेन। हिज एक्सरे शोड स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इन लंग्स फील्ड्स, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे कफ है, COUGH, ठीक है, टी नहीं है, यहाँ पे जी है। तो देखिए यहाँ पे एक 40 साल का पर्सन है जो कहाँ पे काम करता है, कोल माइन में। कोल माइन में काम कर रहा है कितने साल से? 15 साल से। अब उस पर्सन को क्या हुआ है, उसको कुछ शिकायत हुई है, जैसे कफ आ रहा है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन एंड चेस्ट पेन। ये कुछ कंडीशंस जो है, ये मैनिफेस्टेशंस उस पर्सन में शो हो रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन जब भी शो होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उस पर्सन का एक्सरे करवाता है। तो एक्सरे जब उसका किया जाता है तो एक्सरे में जो है स्नोस्टॉर्म जो है अपीयरेंस वो देखने को मिलती है। अब आपको ये पूछा गया कि ये मोस्ट कॉमनली किसका डायग्नोसिस है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया, क्योंकि हमने पहले ही कल का जो हमारा जो मॉडल पेपर था उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशंस। तो वहाँ पे ये वर्ड देखकर आपको पता तो चल ही गया कि कौन सी डिजीज़ की वजह से मतलब कौन सी डस्ट की वजह से जो है कौन सी डिजीज होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कल ही ये बता दिया है। देखिए पहला है ऑप्शन है एंथ्रेकोसिस, नेक्स्ट है सिलिकोसिस, नेक्स्ट है एबेस्टोसिस, नेक्स्ट है साइड्रोसिस। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। कोल माइन में सिलिका डस्ट की वजह से जो है पर्सन को कौन सी दिक्कत होती है, सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस में जो है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस एक्सरे में देखने को मिलती है। आप सभी को ये भी पता होगा कि एच मोल हाई डेटिफॉर्म मोल जो है उस कंडीशन में भी जो है स्नो स्टॉर्म देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको कल ही बताया है कि एंथ्रेकोसिस जो है वो किसकी वजह से होता है, एबेस्टोसिस इसके बारे में नहीं बताया तो अभी बता देंगे, साइड्रोसिस किसकी वजह से होता है ये आप सभी को पता है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि एंथ्रेकोसिस किसकी वजह से होता है और साइड्रोसिस किसकी वजह से होता है। तब तक मैं आपको एबेस्टोसिस के बारे में बताता हूँ। जो एबेस्टोसिस है वो एबेस्टोज जो डस्ट है उसकी वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। एंथ्रेकोसिस के बारे में आपको पता ही होगा, ये कोल डस्ट से होने वाली डिजीज कंडीशन है। साइड्रोसिस ये आपकी आयरन डस्ट से होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो ये कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशंस है, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ब्यूलर फॉर ए साइन। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है कि जो ब्यूलर फॉर ए साइन है, जो सिम्टम्स है उनका एक कौन सा हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है, मतलब फॉर ए के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एम्बिवेलेंस, नेक्स्ट है एवोल्यूशन, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लूजनेस, नेक्स्ट है ऑटिस्टिक थिंकिंग। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही जवाब है, ये 4A के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो 3 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं ये 4A के ही पार्ट है। अब आपको ये भी बताना है कि फोर्थ जो पार्ट रह गया ब्यूलर 4A साइन में, जो फोर्थ रह गया वो कौन सा रह गया, आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो जो एवोल्यूशन है ये तो इसका पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर ये हो ही गया। अगर आपको फॉर ब्यूलर ए के जो 4 साइन है वो अगर आपको पूछे तो एक तो आपका एम्बिविलेंस हो जाएगा, दूसरा एसोसिएटिव लूजनेस हो जाएगा, थर्ड जो है वो ऑटिस्टिक थिंकिंग हो जाएगा, और जो आपका फोर्थ रहेगा वो आपका हो जाएगा अफेक्टेड डिस्टर्बेंस।
अफेक्ट डिस्टर्बेंस जो है वो आपका फोर्थ ब्यूलर ए का साइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन लैक्टेटिंग फीमेल्स। जो भी लैक्टेटिंग फीमेल्स या फिर जो मदर्स होती है उनके लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस है, ये सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया है। फर्स्ट देखिए, लैक्टेशनल एमनोरिया, नेक्स्ट बैरियर मेथड, नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, नेक्स्ट ओसीपी। तो यहाँ पे जिन्होंने ओसीपी किया है गलत है, बैरियर मेथड लैक्टेटिंग एमनोरिया ये तो गलत है। यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस होती है लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, एम्स में भी बहुत बारी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द नर्स इज अनेबल टू पाल्पेट ए पेशेंट ब्रेकियल पल्स। नर्स जो है वो ब्रेकियल पल्स को पाल्पेट करने में क्या है, अनेबल है, यानी कि आप ब्रेकियल पल्स को चेक करें लेकिन वो पाल्पेट नहीं हो पा रही है। अब ऐसी कंडीशन में आगे क्या पूछा गया, विच पल्स शुड द नर्स असेस टू डिटरमाइन एडिक्वेट ब्रेकियल ब्लड फ्लो इन दिस पेशेंट। अब आपको ये पूछा गया है कि आप कौन सी पल्स जो है वो चेक करेंगे जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जो ब्रेकियल ब्लड फ्लो है वो एडिक्वेट अमाउंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सा ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शंस ये रही आपके, रेडियल पल्स, नेक्स्ट कैरोटिड पल्स, नेक्स्ट फीमोरल पल्स एंड लास्ट ऑप्शन देखिए पापलेटियल पल्स। तो यहाँ पे आपने क्या आंसर किया है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही जवाब है। रेडियल आर्टरी से जो है एडिक्वेट ब्रेकियल ब्लड फ्लो को हम असेस कर सकते हैं अगर ब्रेकियल पल्स काम नहीं कर रही है तो। ठीक है, तो रेडियल पल्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या है, सही है, ट्रू है एक को छोड़कर। तो कौन सा सही नहीं है, पहले स्टेटमेंट पढ़िए, लेबर रूम टेम्परेचर 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डोज ऑफ विटामिन के विथ बर्थ वेट लेस देन 1 kg या फिर 1000 ग्राम मान लीजिए, 1000 ग्राम बोल दीजिए या फिर 1 किलोग्राम बोल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 किलो से अगर कम का कोई बच्चा है उसमें विटामिन के की डोज जो है वो 0.5 mg IM लगाएंगे। नेक्स्ट आपका वही है, तीनों में वही है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे 1 किलो से अगर कम का बच्चा है तो उसको डोज जो है 1.5 mg IM लगाएंगे, या फिर 1 किलो से ज़्यादा का बच्चा है तो उसमें जो विटामिन के की डोज है वो 1.0 mg IM लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा एक वो स्टेटमेंट है जो गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है 1 किलो से कम के बच्चे को 0.5 mg डोज जो है वो लगाई जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 1 किलो से कम के बच्चे को 1.5 mg, गलत है, इतने लगाते नहीं है, क्योंकि 1 किलो से ज़्यादा के बच्चे को 1 mg लगा रहे हैं तो 1 किलो से कम के बच्चे को तो इससे 1 mg से ज़्यादा वैसे भी नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका क्या है, गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली, ठीक है, सिंगल लाइन क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि एक ऐसा बच्चा है जिसका वजन 1 किलो से कम है तो उसको कितनी डोज जो है विटामिन के की देंगे और कैसे देंगे, कौन से रूट से देंगे, तो आपको आंसर में करना होगा फिर 0.5 mg IM। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे एक और देख लीजिए, 1 किलो से ज़्यादा का बच्चा है तो उसके लिए कितनी डोज है, तो ये भी आप देख लीजिए। तो मतलब एक क्वेश्चन में आपके कितने हो गए, 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस बताए जाते हैं उनमें जो 10 क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो मैं भी मानता हूँ कि 10 क्वेश्चंस में 15 से 16 क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूरे 40 क्वेश्चन आपके होते हैं, 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। लेकिन इतने कम समय में आप लोगों को इतना कुछ मिल रहा है तो आपको सीखना ज़रूर चाहिए। आप अपने दोस्तों को भी वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं वो भी पढ़ सके। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको यहाँ से नीचे है जो दिए गए हैं यहाँ से चूज करने हैं, 2 और 3 ओनली, 1 4 ओनली, 2 ओनली एंड 3 ओनली। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है आपका गलत है, तो एक्सेप्ट से पूछा है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ डिजास्टर साइकिल इन ए लॉजिकल सिक्वेंस। कुछ यहाँ पे डिजास्टर साइकिल के फेजेस दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करना है। फर्स्ट रिहेबिलिटेशन, नेक्स्ट रेस्पॉन्स, नेक्स्ट डिजास्टर इम्पैक्ट, नेक्स्ट है मिटिगेशन। तो यहाँ पे देखिए जो आपको अरेंज करना है वो इनमें से करना है, वही 4 नाम हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले क्या आएगा, डिजास्टर इम्पैक्ट होगा, देन रेस्पॉन्स होगा, देन रिहेबिलिटेशन होगा, और रिहेबिलिटेशन के बाद में आपका मिटिगेशन आएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर ESI द बेनिफिट विच इज नॉट गिवन इन कैश। देखिए जो ESI के अंडर जो है कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं एक को छोड़कर, या फिर कौन सा बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाता है, नोट को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट है सिकनेस बेनिफिट, बिल्कुल मिलता है। नेक्स्ट है मेडिकल बेनिफिट, बिल्कुल नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपका मैटरनिटी बेनिफिट बिल्कुल मिलता है। डिपेंडेंट बेनिफिट ये भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि कौन सा बेनिफिट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे, तो इनको तो अच्छे से याद कर ही लेना। देखिए यहाँ पे एक तरफ आपको डेफिनेशन दी गई है, और वो किन की डेफिनेशन है ये आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करनी है। फर्स्ट है लाई। लाई की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, तभी आप इनको मैच कर पाओगे। लाई की डेफिनेशन जो होती है वो होती है आपकी रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। फिटस के लॉन्ग एक्सिस से लेकर जो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस होता है उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, आपका लाई। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो रिलेशनशिप है वो होता है फिटल हेड एंड लिम्स ऑफ इट्स ट्रंक। मतलब जो लिम्स है ट्रंक वाली, वहाँ से लेकर फिटल हेड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो आपका कहलाता है एटीट्यूड। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे फोर्थ में है, इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ फिटस विच लाई इन द लोअर पॉल ऑफ द यूट्रस। जो फिटस है वो लोअर पॉल ऑफ यूट्रस पे जब होता है फिटस, वो आपका कहलाता है प्रेजेंटेशन। और जो बच गया वो आपका क्या है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है, बेबीज हैड हैज़ डिसेंडेड इनटू द मदर्स पेल्विक कैविटी। यहाँ पे हेड है HEAD, ठीक है। बच्चे का जो हेड है वो मदर की पेल्विक कैविटी में डिसेंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट। तो यहाँ पे आप इनको मैच कीजिए, तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो निकल के आएगा, डी में 4, ए में 3, बी में 1 और सी में 4। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से एम्स नॉर्सेट में भी बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं इनकी डेफिनेशन को लेकर, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से 10 क्वेश्चंस जो लास्ट में आपको ये मैच वाले बताए जा रहे हैं, इनमें आपके 40 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अच्छे से इनको पढ़ ही लेना। यहाँ पे फिर से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, जो आपके नॉर्सेट हो चाहे DSS भी हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए आपको मैच करना है यहाँ पर भी। एक तरफ आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस दे रखे हैं, और एक तरफ कॉम्प्लिकेशंस के क्या दे रखे हैं, साइन एंड सिम्टम। तो देखिए पहला है इनफिल्ट्रेशन। बहुत बार एम्स नॉर्सेट में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर जो इंसर्शन साइट है, जहाँ पे कैनुला लगा हुआ था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेल कूल एंड एडिमेटस। साइट जो है वो पेल कूल एंड एडिमेटस हो जाएगी, वो कंडीशन कहलाती है आपकी इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका फ्लेबाइटिस। ये भी एम्स नॉर्सेट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, और CHO में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेबाइटिस का जो सिम्टम है वो आपको देखने को मिलेंगे, इंसर्शन साइट इज रेड पेनफुल एंड वार्म। एक तरफ जो इनफिल्ट्रेशन होगा तो मतलब जो साइट है वो क्या हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, और फ्लेबाइटिस अगर होगा तो जो साइट है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे इंसर्शन साइट जो है वो आपको वार्म जरूर मिलेगी फ्लेबाइटिस के अंदर। तो यहाँ पे इनको मैच कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको जो ऑप्शन है वो भी विजिबल हो सके। देखिए इनफिल्ट्रेशन का आपका कूल एंड एडिमेटस पेल आ गया। फ्लेबाइटिस का जो है इंसर्शन साइट रेड पेनफुल एंड वार्म हो गई। तो यहाँ पे देखिए ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, बी और सी। यहाँ पे आपका क्या होगा, अब सर्कुलेटरी ओवरलोड, इसके बारे में आपको पता होगा कि सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो होगा क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि द क्लाइंट एग्जिबिट डिस्निया क्रैकल्स डिस्टेंडेड नेक वेन एंड इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड में क्या होता है, डिस्टेंडेड नेक वेन देखने को मिलती है, डिस्निया पर्सन को हो सकता है क्रैकल्स साउंड जो है वो देखने को मिलेगी, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि सी का 4th, यानी जो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। इन्फेक्शन जो है उसका बच गया, वो हो गया आपका क्लाइंट एग्जिबिट साइन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ इंसर्शन एंड फीवर। इन्फ्लामेशन हो जाएगा और फीवर हो जाएगा, वो आपका इन्फेक्शन कहलाएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, जिनको आपको यहाँ से साइन एंड सिम्टम्स याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपको यहाँ पे डिजीज कंडीशन दे रखी है, दूसरी तरफ आपको टाइप ऑफ डिस्चार्ज बताना है। बहुत बार यहाँ से भी सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे गोनोरिया में किस टाइप का डिस्चार्ज होता है ये आपको पता होगा, तभी आप इनको मैच
कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए गोनोरिया में जो डिस्चार्ज होता है वो क्लाउडी एंड येलो कलर का होता है। नेक्स्ट आता है आपको ट्रिकोमोनियासिस में जो है वो आपका होगा डिस्चार्ज फ्रोथी येलो एंड ग्रीनिश विथ बैड स्मेल। फ्रोथी येलो एंड ग्रीनिश बैड स्मेल में जो है डिस्चार्ज होता है ट्रिकोमोनियासिस के इन्फेक्शन में। तो आप इनको मैच करते जाइए। दो ऑप्शंस आपके सामने हैं A3B1 में। अब आपको सी ऑप्शन और देखना होगा। अगर सी का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डी आप पहले देख लीजिए। जो भी आपको पता है वो आप देख लीजिए। तो डी जो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हुआ है तो मतलब वाइट, ग्रे और येलो विथ फिशी ऑर्डर जो है सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी ऐसे डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो डी का फोर्थ किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब जो बच गया आपका वो किसका है? यीस्ट इन्फेक्शन का। यीस्ट इन्फेक्शन अगर हुआ है तो थिक वाइट एंड चीजी लाइक जो डिस्चार्ज है वो देखने को मिलेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम्स होती है वहाँ पे ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। हो सकता है आपके सिंगल लाइन क्वेश्चन भी आ जाए CHO में, और हो सकता है आपके लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करने का भी आ जाए। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी को अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भी आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को जो है मैच करना है। यहाँ पर सबसे पहले है सोडियम। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए तभी आप इनको मैच कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सोडियम क्या है क्या नहीं है, पोटेशियम क्या है, फॉस्फेट क्या है, क्लोराइड क्या है, इनके बारे में आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए सोडियम जो है वो क्या है, यहाँ पे आपको सामने इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो यहाँ से आपको मैच करना है इनको। तो पहले देखिए सोडियम जो है इसका होता है आपका फोर्थ, यानी कि जो मोस्ट एबंडेंट केटाइन है कौन सा? ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ECF का मोस्ट एबंडेंट केटाइन कौन सा है? सोडियम। नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम भी क्या है? केटाइन ही है, लेकिन कौन सा है? इंट्रा सेलुलर, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो पहले का आ गया 4, नेक्स्ट आ गया 3, नेक्स्ट जो आपके सामने दो और बचे हैं जिसमें एक है आपका फॉस्फेट, दूसरा है क्लोराइड। तो आप सभी को पता है क्लोराइड जो है वो क्या है? एनाइन। केटाइन नहीं है, केटाइन जो है आपका ECF का क्या है? सोडियम। लेकिन यहाँ पे आपको एनाइन भी पूछा जा सकता है कि ज़्यादा अमाउंट में जो एनाइन है ECF में कौन सा पाया जाता है। तो आपको आंसर में क्या करना होगा फिर? क्लोराइड। तो क्लोराइड जो है वो क्या है आपका? मोस्ट एबंडेंट एनाइन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो आपका बच गया वो आपका किसका हो जाएगा? फॉस्फेट का आपका हो जाएगा सेकंड, यानी कि 4, 3, 1 एंड 2। तो फॉस्फेट जो है ये क्या करता है? इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसके स्ट्रक्चर के लिए इन्वॉल्व होता है फॉस्फेट, चाहे वो DNA हो चाहे RNA हो। तो 4, 3, 1, 2 ये कहाँ पे आ रहा है? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सेकंड जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको एसिड बेस बैलेंस दे रखा है, एक तरफ कॉजेज दे रखे हैं कि मतलब इनकी वजह से जो है, कारण की वजह से ऐसा एसिड बेस बैलेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर। पहले देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो कब होता है? जब किसी को पर्सन को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो। यहाँ पे कौन कौन से कॉजेज है जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है? तो पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही मैच कर रहा है। डिस्निया, एम्फाइसीमा, एस्थमा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये सभी कॉजेज है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। नेक्स्ट आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये तो मेटाबॉलिक से संबंधित होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सी का देख लीजिए पहले, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड ही है क्योंकि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा तो वो किस में होगा? तो ये रेस्पिरेशन से संबंधित है, तो यहाँ पे इसके सामने इसका रेस्पिरेशन से संबंधित जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब होता है? हाइपर वेंटिलेशन में, एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में। अगर हाइपर वेंटिलेट हो रहा है मतलब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की जो कंडीशन है वो पर्सन में डेवलप हो रही है। तो ए का जो है वो आपका 2 आ जाएगा, एक और बी का छोड़ दीजिए, सी का जो है आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का 2 और सी का 3 कहाँ पे मैच हो रहा है? यहाँ पे देखिए बिल्कुल ए की ऑप्शन है जिसमें ए का 2 और सी का जो है 3 मैच हो रहा है। तो यहाँ पे बी का 4th एंड डी का 1 जो है हो जाएगा। अब देखिए इनको आप मैच कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम करना नहीं पड़ेगा। मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है इसके कुछ कॉजेज यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टारवेशन, एक्यूट एंड क्रॉनिक
किडनी डिजीज या फिर एक्यूट रीनल फेलियर एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होता है। अब जो आपका बच गया वो कौन सा बच गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होगा, वॉमिटिंग हुई हो या फिर एनजी डिकम्प्रेशन हुआ हो या फिर कोई एनजी ट्यूब से लेवाज किया गया हो, तो आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपको याद कर लेना है। 4 जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं ये आपको मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साइकेट्रिक का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और एम्स नॉट सेट में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। आपको सीएचओ में भी पूछा जा सकता है और नॉट सेट में भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अकेथेजिया, ये भी रिसेंटली पूछा भी गया था। रिसेंटली एम्स नॉट सेट में पूछा गया था अकेथेजिया। अकेथेजिया का मतलब है, अकेथेजिया का जो है मतलब आपका मतलब जो सिम्टम्स है वो आपके सामने ये रहे फोर्थ ऑप्शन में, मोटर रेस्टलेसनेस एंड इनेबिलिटी टू सिट स्टिल। इसको हम यानी कि अकेथेजिया जब किसी पर्सन को कंडीशन डेवलप होती है तो ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मोटर रेस्टलेसनेस एंड इनेबिलिटी टू सिट स्टिल। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टोनिया। डिस्टोनिया से कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो डिस्टोनिया का मतलब है या फिर डिस्टोनिया से जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपके फर्स्ट वाले, यानी कि मसल रेजिडिटी होगी, दैट अफेक्ट पोस्चर। मसल रेजिडिटी होगी तो सीधी सी बात है पोस्चर भी अफेक्ट होगा, गेट भी अफेक्ट होगा और आई मूवमेंट भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिव डिस्काइनेजिया। ट्रेडिव डिस्काइनेजिया यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो ट्रेडिव डिस्काइनेजिया को बिल्कुल सही से डिस्क्राइब कर रहा है। इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, जो वॉलंटरी मूवमेंट है उसकी पावर को इम्पेयरमेंट करने की जो टर्म है वो कौन सी है, ट्रेडिव डिस्काइनेजिया। अब जो आपका बच गया वो कौन सा है, स्यूडो पार्किंसोनिज्म। स्यूडो पार्किंसोनिज्म में ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, सफलिंग गेट ये भी देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग एंड रेजिडिटी, ये सभी सिम्टम्स जो है वो स्यूडो पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन तो एक ही था लेकिन यहाँ पे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो यहाँ पे इनको मैच कीजिए, आप जब मैच करेंगे इनको तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब आपका बैठेगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले IgM इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इनका करेक्टरिस्टिक जो है फीचर सामने दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपको IgM के बारे में नहीं पता है, सर हमें तो IgA और IgE या फिर IgG इनके बारे में तो पता है लेकिन IgM के बारे में पता नहीं है। कोई बात नहीं, इन 3 को आप मैच करेंगे तो चौथा तो अपने आप ही आ जाएगा, या फिर 2 को आप मैच करेंगे तो आपका जो है तीसरा और चौथा वो तो अपने आप ही आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैच करके देखते हैं। IgM के बारे में आपको मान लीजिए नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं। IgE के बारे में आपको पता है कि जो IgE है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए। तो यानी कि डी का 2 हो जाएगा, डी का 2, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, डी में 2। अब देखिए आपको सी और मिलाना पड़ेगा क्योंकि IgA के बारे में तो आपको पता ही है, किस तरह में तो पता है IgA जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड म्यूकस एंड ह्यूमन मिल्क सिक्रेशंस, इनके अंदर प्रेजेंट होता है IgA। तो यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, तीनों में ही क्या आ रहा है, सी का 1 आ रहा है। अब आपको और देखना पड़ेगा जी, IgG, जी फॉर गो, यानी कि प्लेसेंटल बैरियर को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये बता रहा है कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है, इम्यूनोग्लोबुलिन दैट पासेज प्लेसेंटल बैरियर, ये प्लेसेंटल जो बैरियर है उसको पास कर जाती है IgG। तो यहाँ पे जो बी है उसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनमें 3 आ रहा है, तो ये क्या है, गलत है। और ये दोनों ऑप्शंस ही सेम रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या है, दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब जो बच गया वो आपका कौन सा है, IgM के बारे में आपको नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है, जो बच गया आपका वो कौन सा बच गया, IgM, यानी कि फर्स्ट एंटीबॉडीज टू बी डिटेक्टेड आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन। कोई भी एंटीजन जब एक्सपोज करता है किसी पर्सन को तो पहली जो एंटीबॉडी डिटेक्ट होती है वो कौन सी होती है, IgM। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे वहीं आपको इन मॉडल पेपर्स में बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके कितने क्वेश्चन हो गए तैयार, 4 क्वेश्चन हो गए। तो मतलब ऐसा ही आपको हर एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चंस आपके तैयार होते जाएंगे। तो यानी कि 10 क्वेश्चंस जब हम लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड वाले बताते हैं तो आपके 40 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स हैं और उनके मतलब क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के बारे में आप सभी को पता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है पर्सन्स
राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस, बिल्कुल पर्सन जो है वो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ये होता है आपका ऑटोनॉमी। नेक्स्ट नॉन मैलेफिसेंस। नॉन मैलेफिसेंस का मतलब है पेशेंट या फिर कोई भी पर्सन जो है उनको कोई भी हार्मफुल नहीं पहुँचे, कोई भी जो है असुविधा ना हो, डू नो हार्म टू अदर्स, किसी प्रकार की कोई भी जो है हार्मनेस ना पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए ए का जो है 3 हो गया और बी जो है उसका 1 हो गया, ठीक है। तो ए का 3 बी का 1, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपको वेरासिटी का पता होना चाहिए, वेरासिटी का पता नहीं है तो बेनिफिशंस का पता होना चाहिए। बेनिफिशंस का मतलब होता है वंस ड्यूटी टू बेनिफिट टू और टू प्रमोट गुड फॉर अदर्स। मतलब बेनिफिशंस का मतलब है जो भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी आप केयर दे रहे हैं वो आपकी सही होनी चाहिए, मतलब पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज हो। मतलब पेशेंट आया था ठीक होने के लिए, लेकिन पेशेंट जो है वो और ज़्यादा बीमार हो रहा है, मतलब आप अच्छे से अपनी केयर नहीं दे रहे हैं। तो बेनिफिशियंस का मतलब जो है आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं वो पेशेंट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बच गया वो क्या होगा, आपका वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है जो भी आप काम करें वो हॉनेस्टली करे और ट्रूथफुल करे, सही से करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको मैच करेंगे तो सी जो है उसका 4th हो जाएगा, सी का 4th, और डी जो है उसका आपका 2nd हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। आपको यहाँ पे डेफिनेशंस दे रखी है कुछ और इनको आपको मैच करना है। पहली डेफिनेशन है पल्स डेफिसिट, आप सभी को आती भी है और बहुत बारी एग्जाम में आपने एक क्वेश्चन भी देखा है। पल्स डेफिसिट का मतलब होता है आपका डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्सेज। जो भी ऑप्शन थर्ड कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, ऑप्शंस ऐसे ही मिलेंगे और जो थर्ड करेंगे उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। देखिए पल्स डेफिसिट का मतलब होता है एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस, वो आपका क्या कहलाता है, पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट आता है आपका पल्स प्रेशर। यहाँ पे पल्स प्रेशर जो है वो आपका थर्ड जो है ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है पल्स प्रेशर की, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है पल्स प्रेशर मतलब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका पल्स प्रेशर कहलाता है। लेकिन पल्स डेफिसिट जब भी पूछे, डेफिसिट जो पल्स होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, मतलब एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस वो क्या कहलाएगी आपकी पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट देखिए सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे 4 बी में 3 और सी में जो है आपका 2 हो जाएगा। मतलब प्रेशर जो है विद इन आर्टरीज व्हेन हार्ट इज कॉन्टैक्टिंग, जब हार्ट कॉन्टैक्ट होगा उस दौरान जो प्रेशर बनेगा वो आपका सिस्टोलिक कहलाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट है वो आपका डायस्टोलिक हो जाएगा। प्रेशर विद इन आर्टरीज व्हेन हार्ट इज रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शंस के बाद जब भी हार्ट जो है रेस्ट मोड में जाएगा उस दौरान जो आर्टरीज पे प्रेशर होगा वो आपका डायस्टोलिक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, यहाँ पे कुछ फियर के नाम दे रखे हैं और वो आपको बताने हैं कौन सा किसको मैच कर रहा है। देखिए फर्स्ट है नोजोफोबिया, नाम से ही पता चल रहा है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का नाम तो आपने सुना होगा, तो नोजोफोबिया मतलब फियर ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया, नाम से ही पता चल रहा है क्लस्ट्रो का मतलब हो गया क्लोज इस प्लेस, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। नेक्स्ट गेमोफोबिया, नाम से ही पता चल रहा है, अगर नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। गेमो का मतलब है मैरिज, तो गेमोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ मैरिज। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए एगोराफोबिया, एगोराफोबिया का मतलब है फियर ऑफ ओपन स्पेस, तो ओपन स्पेस जो है उससे अगर फियर है वो कंडीशन कहलाती है एगोराफोबिया। तो दोस्तों ये थे अपने 20 क्वेश्चंस। अभी यहाँ शादी है इसकी वजह से जो है ज़्यादा कल जो है आपको ये पेपर भी नहीं मिलेगा और जो है क्लास भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे परसों जो है आपको क्लास भी दे और वो पेपर भी प्रोवाइड करवा दे। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।